नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नासिक के बारे में। वो नासिक जहां महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। नासिक वो धार्मिक स्थल है जिसका जिक्र रामायण में भी हुआ है। अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने नासिक में अपना काफी समय बिताया था और इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। इसीलिए इस जगह को नासिक के नाम से जाना जाने लगा और यहीं से रावण ने माता सीता का भी हरण किया था। दोस्तों, नासिक दो चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस है। एक हर 12 साल में होने वाले इंडिया के सबसे बड़े रिलीजियस इवेंट कुंभ मेले के लिए, दूसरा वाइन के लिए। दोस्तों, इंडिया में 90% वाइन प्रोडक्शन नासिक में होती है, इसीलिए नासिक को क्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नासिक में टोटल 37 विनयार्ड्स हैं, जिसमें कि 16 विनयार्ड सबसे बड़ा और सबसे फेमस है। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर दर्शन के बारे में। त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक नाम के छोटे से शहर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकले गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, जो नासिक से 28 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में मैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ कैसे आ सकते हैं, दर्शन टाइमिंग क्या है, क्या ले जाना अलाउड है, क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है, मंदिर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है और बाहर क्या क्या फैसिलिटीज है, कहाँ रुके और यहाँ और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यानी कि त्र्यंबक कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आपको महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। बस की ऑनलाइन बुकिंग आप MSRTC मोबाइल ऐप या उसकी वेबसाइट से या फिर रेड बस से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर त्र्यंबकेश्वर की डायरेक्ट बस आपको नहीं मिल रही हो तो आप नासिक की बसें आपको इजीली मिल जाएंगी। फिर नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए आप दूसरी बस ले सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर आप सिर्फ बस से या प्राइवेट व्हीकल से ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, नासिक सिटी जो कि त्र्यंबकेश्वर से 28 किलोमीटर दूर है, वहाँ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी है जो अलग अलग सिटी से वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट बस स्टॉप मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार फ्लाइट, ट्रेन या बस से नासिक सिटी आ सकते हैं। फिर नासिक से त्र्यंबकेश्वर आप बस से या प्राइवेट कैब वगैरह बुक करके आ सकते हैं। अब बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मंदिर परिसर है। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है और साथ ही मैंने आरती टाइमिंग भी स्क्रीन पर मेंशन किया है। दोस्तों, मंदिर का सामने वाला दरवाजा उत्तरी दरवाजा है, जिसे 200 रुपए पर पर्सन VIP एंट्री होती है और मंदिर के पूर्वी दरवाजे से रेगुलर एंट्री होती है और उत्तरी दरवाजे के बगल में ही दूसरा दरवाजा है, उस दरवाजे से भी रेगुलर एंट्री होती है। मंदिर की टोटल 4 द्वार है। दोस्तों, मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर ही कुशावर्त कुंड है, जिसमें नहाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। दोस्तों, बस से उतरने के बाद आप मंदिर परिसर के आसपास के होटल वगैरह में टॉयलेट और स्नान करके डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए होटल वाले 50 से 100 रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर भी फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट और वॉशरूम की फैसिलिटी है। आप वहां फ्रेश होने के बाद कुशावर्त कुंड में स्नान करके वापस से मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कुशावर्त कुंड में स्नान नहीं करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में ही फ्रेश होने के बाद दर्शन के लिए एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मंदिर कैंपस को पहले से काफी डेवलप कर दिया गया है। मंदिर कैंपस में ही टॉयलेट और वॉशरूम की फैसिलिटी है, इस बात का मुझे पता नहीं था और मैं बाहर ही कई होटल्स गई जहाँ लंबी लाइनें थी और काफी वेटिंग टाइम था। अपना काफी समय बर्बाद करने के बाद जब दर्शन के लिए मंदिर में एंट्री करी, तब पता चला कि कैंपस के अंदर भी वॉशरूम और टॉयलेट की फैसिलिटी है, तो आप लोग यहाँ अपना समय बचा सकते हैं। और हाँ, मंदिर परिसर में हैंड बैग, बैकपैक्स और मोबाइल फोन्स अलाउड है। यहाँ बस किसी प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप उसे अपने साथ बैग में रख सकते हैं। पर हाँ, मेन मंदिर जहाँ ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, वहाँ मोबाइल से भी फोटो वीडियो लेना रिस्ट्रिक्टेड है।
मंदिर परिसर के बाहर बहुत सारे लॉकर रूम 20 से 30 रुपए में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ भी अपना बैग रख सकते हैं और यहाँ से फूलों की टोकरी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी तरफ से आपके लिए 2 टिप्स हैं। एक बैग रखने के लिए कि लॉकर रूम आप पूर्वी दरवाजे के पास ही ले, क्योंकि वहाँ भीड़ भी कम होती है और सिर्फ 20 रुपए लगते हैं। लेकिन उत्तरी दरवाजे के सामने बहुत भीड़ होती है। बैग रखने और लेने में ही आपके आधे घंटे चले जाएंगे और 30 रुपए भी लगते हैं। दूसरी टिप ये है कि प्लास्टिक में फूल लेने के बजाय आप फूलों की टोकरी लें, क्योंकि मंदिर कैंपस में प्लास्टिक रिस्ट्रिक्टेड है। कैंपस में जाते ही वहाँ के स्टाफ आपसे प्लास्टिक बाहर ही निकलवा देंगे, फिर आपको फूल हाथ में ही ले जाना पड़ेगा, या फिर आप किसी प्लास्टिक की जगह कागज में फूल ले सकते हैं। अब दर्शन में कितना टाइम लगेगा मैं आपको वो बता देती हूँ। दोस्तों, नॉर्मल डे में 2 घंटे में आपको दर्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप वीकेंड में या किसी हॉलीडे में यहाँ आए हैं तो आपको दर्शन में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। मैं संडे के दिन दर्शन के लिए आई थी और मुझे 5 घंटे लग गए थे दर्शन में। लेकिन अच्छी बात ये है कि वेटिंग लाइन में फैन लगे होते हैं और एयर कंडीशनिंग हवा की भी और ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी है। दोस्तों, यहाँ वेटिंग एरिया में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिससे कि लाइव दर्शन होते रहता है। क्या आप सभी जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर क्यों है? क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव विराजमान है, इसलिए इन्हें त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव जी के दूसरे मंदिरों का जो ज्योतिर्लिंग होता है, आपने उसे उभरे हुए शिवलिंग के आकार के रूप में देखा होगा, लेकिन यहाँ उभरे हुए शिवलिंग के स्थान पर आप गहराई देख सकते हैं। इस गहराई में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंगूठे के आकार के 3 छोटे छोटे लिंग हैं, और इन तीनों बाण लिंगों में से जो भगवान शिव का बाण लिंग है, उससे हमेशा गंगा बहती रहती है। यहाँ ज्योतिर्लिंग को आभूषित मुकुट से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुकुट पांडवों के जमाने से है। इस मुकुट को प्रत्येक सोमवार को 4 से 5 बजे के बीच भक्तों को दिखाने के लिए रखा जाता है। इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1740 से 1760 के आसपास पुराने मंदिर के ही स्थान पर करवाया था। दोस्तों, दर्शन के बाद आप जब दक्षिणी द्वार से मंदिर के बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही दाईं तरफ गायत्री माता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की नक्काशी को आप मंदिर के आगे और पीछे जाके देख सकते हैं कि कितना अद्भुत नक्काशी है। इस मंदिर का ऊपर का भाग टूटा हुआ है, जिससे पता चलता है कि मंदिर कितना पुराना है। इस मंदिर के सामने रोड की दूसरी तरफ एक साधु बाबा की कुटिया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नासिक विश्व प्रसिद्ध है कुंभ मेले के लिए। आपको एक ऐसे योगी बाबा से मैं मिलाती हूँ जिनका प्रण है कि वो 12 साल तक खड़े ही रहेंगे, यानी न बैठेंगे न लेटेंगे। उनकी प्रतिज्ञा को 10 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब कि जब 2 साल के बाद 2025 में कुंभ का मेला आएगा, तब इस बाबा की प्रतिज्ञा पूरी होगी। बाबा जब थक जाते हैं तो इस झूले के सहारे खड़े खड़े आराम करते हैं। इस बाबा से मिलने के बाद मुझे पता चला कि आज के जमाने में भी ऐसी तपस्या होती है। आप लोगों को भी इस बाबा का आशीर्वाद लेने इनके पास जरूर आना चाहिए। दोस्तों, इसी बाबा की कुटिया से थोड़ी ही दूर पे गौतम लेक है, जो आपको सामने ही दिख जाएगा। इस लेक में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, और आप जहाँ पे चारा फेंकोगे ना, वहीं पे बहुत सारी मछलियाँ जमा हो जाती है। वो देख के इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताएं। और इस तालाब के सामने जो दूर तक फैली हुई पर्वत है, वही है ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत और उसके नीचे ये तालाब, ये व्यू इतना खूबसूरत लगता है कि आप दिन भर की सारी थकान भूल जाएंगे और ऐसा लगेगा कि यहाँ आने का पर्पस ही पूरा हो गया है। इसके बाद यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही भगवान श्री गणेश जी का प्राचीन मंदिर है, और त्र्यंबकेश्वर को गणेश जी के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। आपको यहाँ गणेश जी का भी जरूर दर्शन करना चाहिए। दोस्तों, मैंने वीडियो में बताए हुए सारे जगहों का मैप लोकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसकी मदद से डायरेक्ट उस जगह पे जा सकते हैं। इनके अलावा यहाँ यानी कि त्र्यंबकेश्वर में श्राद्ध, पिंडदान, पितृ पूजा, काल सर्पदोष पूजा, ये सब भी करवाने लोग आते हैं। ये जगह इन चीजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस तरह की पूजा करवाने में 1 से ज्यादा दिन लगते हैं, जिसमें कि अलग अलग पूजा के लिए पंडितों का अलग अलग पैकेज होता है।
उस पैकेज में रहना, खाना और पूजा पाठ तीनों इंक्लूड होता है। ऐसा वहाँ के लोकल लोगों ने बताया जब मैंने उनसे पूछा कि ये किस चीज की पूजा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ खाना कहाँ खा सकते हैं, क्योंकि मंदिर से निकलने के बाद अब तक तो आपको भूख लग ही चुकी होगी। यहाँ मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स और भोजनालय हैं, जहाँ की प्योर वेजिटेरियन खाना 60 से 300 रुपए तक पर प्लेट मिल जाता है। यहाँ महाराष्ट्रियन, गुजराती और हर तरह की थाली मिलती है। यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए ये टिप है कि मंदिर के सामने वाले या आसपास के होटल्स के बजाय आप कुसावरत कुंड वाले रोड में आगे जाकर खाना खा सकते हैं, क्योंकि उधर घर की तरह हाइजीनिक खाना वाले भोजनालय है। मैं यहाँ इस अन्नपूर्णा भोजनालय में 90 रुपए की थाली खाई थी, जहाँ घर के जैसा ही हाइजीनिक खाना था, पर टेस्ट मुझे एवरेज लगा। मंदिर के आसपास के होटल्स ज्यादा भीड़ होने के कारण हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और ओवर प्राइस भी रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने त्र्यंबकेश्वर दर्शन की टोटल जानकारी दी है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर में आप और कहां घूम सकते हैं और घूमने में कितना समय लगेगा, और साथ ही आप त्र्यंबकेश्वर में कितने बजट में और कहां रुक सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैंने पार्ट 2 में बताया है। तो आप पार्ट 2 भी जरूर देखें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो त्र्यंबकेश्वर दर्शन का प्लान कर रहे हैं, और साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।